अगर ये कहा जाए कि दिन भर होने वाली 80% मेहनत बिल्कुल बेकार जा रही है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, बहुत अजीब लगता है। कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा कि ये क्या मजाक है। सही बात है। पर 1897 में एक इटालियन इकोनॉमिस्ट ने एक ऐसा पैटर्न देखा जिसने आज की इस मॉडर्न टेक और बिजनेस दुनिया के बिल्कुल होश उड़ा दिए। बिल्कुल। और आजकल देखा जाए तो हर जगह एक ही शिकायत सुनने को मिलती है, काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत ही कम है। एकदम सच कहा। सुबह से लेकर रात तक बस भागदौड़ मची रहती है, पर दिन के आखिर में लगता है जैसे कुछ खास हासिल ही नहीं हुआ। तो हमारा आज का मकसद है YouTube चैनल द बुक पल्स से आई एक बेहद मजबूत सोर्स मटेरियल का निचोड़ निकालना। हाँ, और ये मटेरियल द 80-20 प्रिंसिपल, यानी जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, उस पर आधारित है। सही कहा। इस गहरे विश्लेषण का लक्ष्य सिर्फ एक है, सुनने वालों को ये सिखाना कि कैसे कम मेहनत में, मतलब स्मार्ट तरीके से ज्यादा नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। अगर इस पूरी लाइफ को एक कांच के जार की तरह देखा जाए तो उसमें कुछ चीजें भरनी होती हैं। एक अच्छी एनालॉजी है। सबसे पहले उसमें आते हैं बड़े पत्थर। ये वो चीजें हैं जो सच में सबसे जरूरी काम है। उसके बाद आते हैं कंकड़, जो थोड़े कम जरूरी हैं, और आखिर में आती है रेत, यानी वो छोटी मोटी बेकार की बातें और ट्रिवियल टास्क्स जो बस दिन भर दिमाग खराब करते हैं, राइट? एग्जैक्टली। अगर उस जार में पहले रेत भर दी जाए तो उन बड़े पत्थरों के लिए तो जगह ही नहीं बचे भी। ये जार वाली एनालॉजी वाकई में पूरे कॉन्सेप्ट का बेस है, क्योंकि ये सीधे तौर पर ह्यूमन साइकोलॉजी को दर्शाती है। और अगर इसका इतिहास देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। इतिहास मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ? वो जो इटालियन इकोनॉमिस्ट जिनका जिक्र अभी शुरुआत में हुआ, उनका नाम था विल्फ्रेडो परेटो। उन्होंने बस अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व किया और एक हैरान अंगेज पैटर्न उनके सामने आया। उन्होंने पाया कि इटली की लगभग 80% जमीन पर सिर्फ 20% आबादी का कब्जा था। अच्छा। सिर्फ 20% लोगों के पास। हाँ। और ये बात सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने बगीचे में देखा कि 80% मटर के दाने सिर्फ 20% पौधों से आ रहे थे। मटर के दाने? सही में ये फंडा वहां भी लागू होता है? बिल्कुल। ये असंतुलन न जिंदगी, बिजनेस और नेचर के हर हिस्से में लागू होता है। आज के वक्त में भी देखा जाए तो हमारे 80% नतीजे हमारी सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। बाकी का जो 80% वक्त और मेहनत है, हकीकत में वो उतना असर डालती ही नहीं है। लेकिन देखिए, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये सुनने में थोड़ा आसान लगता है, पर असलियत में किसी आम इंसान के लिए अपना 20% ढूंढना इतना आसान थोड़ी ना होता है। हाँ, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम अक्सर अपने आप को बिजी रखने को ही प्रोडक्टिव होना समझ लेते हैं, जैसे दिन भर लैपटॉप के आगे बैठे रहना या ईमेल्स का तुरंत रिप्लाई करना। लगता है कि हाँ भाई साहब, बहुत काम हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हर्डल क्या है? क्यों लोग रेत को पत्थर समझ बैठते हैं? यहाँ सबसे हैरानगेज बात ये है कि हमारा दिमाग बिजनेस को ही प्रोडक्टिविटी का प्रॉक्सी मान लेने की गलती कर बैठता है। प्रॉक्सी मतलब एक धोखा? एकदम सही। दिमाग को वो छोटे छोटे काम करने में, जैसे किसी स्लैक मैसेज का रिप्लाई करना या एक फालतू की मीटिंग अटेंड करना, एक इंस्टेंट डोपामीन हिट मिलता है। लगता है कि चलो चेकलिस्ट में एक टिक लग गया। हाँ, वो टिक लगाने में जो मजा आता है ना, वही मजा ट्रैप है। जबकि जो बड़े पत्थर वाले काम है वो दिमाग पर बोझ डालते हैं, उनमें डीप फोकस लगता है। इसलिए इंसान आसान रास्ता चुनता है और उस 80% रेत में उलझ जाता है। समझ रहा हूँ। इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए सोर्स मटेरियल में एक प्रोजेक्ट मैनेजर जेन का उदाहरण दिया गया है। जेन ने रियलाइज किया कि वो हफ्ते में लगभग 10 घंटे ऐसी लंबी लंबी स्टेटस मीटिंग्स में बिताती थी जिनका आखिर में कोई एक्शन प्लान निकलता ही नहीं था। 10 घंटे? वो तो पूरा एक वर्किंग डे से ज्यादा हो गया। बिल्कुल। लेकिन जब उसने वो मीटिंग वाला वक्त बचाकर सिर्फ 5 घंटे अपनी टीम की ट्रेनिंग और उन्हें फीडबैक देने में लगाए तो टीम की परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त सुधार आया। मतलब जेन ने पहचान लिया था कि लंबी मीटिंग सिर्फ एक दिखावा है, एक तरह का बिजी वर्क है, और टीम ट्रेनिंग उसका वाइटल टास्क, यानी वो बड़ा पत्थर है। सही पकड़ा। पर चलिए थोड़ा रियल बिजनेस की बात करते हैं। अगर किसी का अपना काम है तो वहाँ ये रूल कैसे लागू होगा? क्योंकि एक बिजनेस ओनर तो अपने हर क्लाइंट का जरूरी मानता है ना, उसके लिए तो सभी पत्थर हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। सोर्स में एक रियल लाइफ सेलर और स्मॉल बिजनेस ओनर की
बहुत बढ़िया स्टोरी पर चर्चा की गई है। इस पर ध्यान देना जरूरी है। उस बिजनेस ओनर के पास कुल 10 क्लाइंट्स थे। ठीक है, 10 क्लाइंट्स। जनरल सोच तो यही कहती है कि सबको बराबर वक्त दो, पर जब उसने अपने डेटा का डीप एनालिसिस किया तो ध्यान देने पर पता चला कि उन 10 में से सिर्फ 2 क्लाइंट्स यानी ठीक 20% उसको 80% रेवेन्यू दे रहे थे। वाह, सिर्फ 2 क्लाइंट से इतना बड़ा प्रॉफिट। हाँ, और बाकी के जो 8 क्लाइंट्स थे ना, वो सबसे ज्यादा डिमांड्स करते थे, सबसे ज्यादा ईमेल्स भेजते थे और उसकी 80% एनर्जी चूस रहे थे, जबकि उनका फाइनेंशियल रिटर्न ना के बराबर था। तो ऐसे में तो उन 8 क्लाइंट्स को तुरंत छोड़ देना चाहिए। पर क्या लोग वाकई ऐसी हिम्मत जुटा पाते हैं? किसी चलती हुई इनकम, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, उसको मना करना बहुत डरावना लगता होगा। यही तो वाइटल फ्यू को पहचानने का सबसे बड़ा टेस्ट है। जब उस बिजनेस ओनर ने हिम्मत करके उन लो वैल्यू 8 क्लाइंट्स को धीरे धीरे ड्रॉप किया और अपना पूरा फोकस, अपनी सारी रिसोर्सेज उन 2 वाइटल क्लाइंट्स पर लगाई, तो जादू हो गया। जादू कैसा? अचानक से नए बड़े क्लाइंट्स आने लगे, बिजनेस में अपने आप मैसिव ग्रोथ आनी शुरू हो गई। सीधी सी बात है, दिमाग और वक्त खाली हुआ तभी तो नए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए जगह बनी ना। ये तो एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। यानी जब तक हम बेकार के 80% कामों को, जिन्हें ट्रिवियल मैनी कहा जा सकता है, अपनी रूटीन से हटाएंगे नहीं, तब तक दिन का एक बेहतर शेड्यूल बन ही नहीं सकता। बिल्कुल, शेड्यूल क्लियर होना सबसे जरूरी है। सोर्स में एक जैक नाम के सॉफ्टवेयर डेवलपर की कहानी भी दी गई है। उसका पूरा दिन ईमेल्स पढ़ने, अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स अटेंड करने और छोटे मोटे एडमिन कामों में ही निकल जाता था। हाँ, जैक का केस बहुत कॉमन है कॉर्पोरेट दुनिया में। और उसका रिजल्ट क्या था? उसका जो असली काम था, कोडिंग और डेवलपमेंट, वो सफर कर रहा था और वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहता था। और जैक की ही तरह एक एमा नाम की आर्टिस्ट का उदाहरण भी है। एमा को अपनी आर्ट पर फोकस करना था, पर दिन का एक बड़ा हिस्सा खाना बनाने और बाकी घर के छोटे कामों में निकल जाता था। तो उसने क्या किया? उसने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला। उसने एक मील डिलीवरी सर्विस का इस्तेमाल शुरू किया। खाना बनाने का वक्त बचाकर उसने अपनी आर्ट को दिया और उसकी प्रोडक्टिविटी दुगनी हो गई। क्या बात है। और एक और उदाहरण था डेविड का। हाँ, डेविड का केस भी मस्त है। डेविड के ऑफिस में कोवर्कर्स बार बार छोटे मोटे सवाल लेकर उसके पास आते थे, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन बार बार टूट जाता था। ये मेरे साथ भी बहुत होता है। तो डेविड ने कैसे हैंडल किया इसको? उसने उन नॉन अर्जेंट सवालों के लिए स्पेसिफिक ऑफिस आवर्स सेट कर दिए, यानी सिर्फ दोपहर 2 से 3 बजे तक ही लोग आकर सवाल पूछ सकते थे। बाकी वक्त उसने अपने डीप फोकस्ड काम के लिए बचा लिया। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल निकल कर आता है। अगर किसी को अपना दिन डिजाइन करना हो, इन सब स्टोरीज और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक से सीखकर, तो एक आदर्श डेली शेड्यूल कैसा दिखना चाहिए? दिन की शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए जहां ये 80-20 रूल परफेक्टली फिट हो जाए? अगर एक पावरफुल डेली स्केड्यूल बनाना है तो दिन की शुरुआत यानी मॉर्निंग का वक्त हमेशा हाई इम्पैक्ट फोकस के लिए होना चाहिए। यहाँ सोर्स मटेरियल आइजनहावर मैट्रिक्स के इस्तेमाल की सलाह देता है। सुबह का वक्त सिर्फ क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 के कामों के लिए रखा जाना चाहिए। रुकिए, ये क्वाड्रेंट 1 और 2 क्या है? अगर कोई पहली बार ये मैट्रिक्स सुन रहा हो तो इस मैट्रिक्स को कैसे समझेगा? और दिन के सबसे फ्रेश वक्त में इन्हीं कामों को क्यों करना है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आइजनहावर मैट्रिक्स कामों को 2 चीजों पर नापता है। अर्जेंसी यानी कितनी जल्दी करना है, और इम्पोर्टेंस यानी लॉन्ग टर्म गोल के लिए वो कितना मायने रखता है। ठीक है। क्वाड्रेंट 1 में वो काम आते हैं जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों हैं, जैसे कोई आखिरी डेडलाइन या इमरजेंसी। पर सबसे जरूरी है क्वाड्रेंट 2, यानी वो काम जो नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट है। जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोई नई स्किल सीखना या अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। ये काम अचानक चीख कर सामने नहीं आते, पर 80% नतीजे यहीं से मिलते हैं। और इनको सुबह क्यों करना चाहिए? क्योंकि तब दिमाग की विल पावर सबसे ज्यादा होती है। इन कामों के लिए पोमोडोरो टेक्निक बहुत असरदार होती है। हाँ, पोमोडोरो का नाम तो बहुत सुना है। वही 25 मिनट काम, 5 मिनट आराम। लेकिन सच बताएं तो जब एक फ्लो बन जाता है ना, तो 25 मिनट बाद ब्रेक लेने का बिल्कुल मन नहीं करता। ये 5 मिनट का ब्रेक इतना जरूरी क्यों है? ये अंडरलाइंग लॉजिक क्या है इसका? इसका सीधा कनेक्शन न्यूरोसाइंस से है। देखिए, दिमाग एक मसल की तरह है। जब लगातार फोकस किया जाता है तो दिमाग में मेटाबॉलिक वेस्ट और कॉग्निटिव फटीग बिल्डअप होने लगता है। अच्छा, मतलब दिमाग थकने लगता है अंदर से। वो 5 मिनट का छोटा ब्रेक दिमाग को फिजिकली और केमिकली रीसेट करने का मौका देता है। और हाँ, उस ब्रेक में फोन नहीं देखना होता,
बल्कि थोड़ा चलना या पानी पीना होता है। फोन देख लिया तो फिर कैसा रीसेट? वही तो, इससे डोपामिन सिस्टम रीसेट होता है और अगले 25 मिनट के लिए दिमाग फिर से टॉप एफिशिएंसी पर काम कर पाता है। बिना ब्रेक के लगातार काम करने से शुरुआती 1 घंटा तो अच्छा गुजर सकता है, पर दिन के आखिर तक पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। समझ गया। तो सुबह डीप फोकस और हेवी लिफ्टिंग हो गई। अब दोपहर और शाम का वक्त कैसे प्लान किया जाए? आफ्टरनून का वक्त बैचिंग टास्क्स के लिए रखा जाना चाहिए। जो काम हम सुबह से दिमाग पर बोझ बनाए रखते हैं, जैसे ईमेल्स का रिप्लाई करना, फोन कॉल्स करना, छोटे एडमिन टास्क्स, इनको दिन भर यहाँ वहाँ बिखरा कर करने के बजाय एक साथ बैच करके करना चाहिए। जैसे दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक सिर्फ ईमेल्स का रिप्लाई किया जाएगा। ये बैचिंग वाला कॉन्सेप्ट सच में प्रैक्टिकल लगता है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि गाड़ी चलाते हुए अगर हर 2 मिनट में ब्रेक लगाई जाए तो चाहे गाड़ी कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, टॉप स्पीड पर पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। बार बार ईमेल चेक करना यही मेंटल ब्रेक्स लगाने जैसा है। हर बार जब हम किसी और काम से ध्यान हटाकर ईमेल पढ़ते हैं तो उस नए काम पर वापस पूरा फोकस लाने में दिमाग को वक्त लगता है, जिसे मेंटल स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। एकदम सही एनालॉजी है ये। और दिन के आखिर में यानी इवनिंग का वक्त डिजिटल डिटॉक्स और ब्रेक्स के लिए होना चाहिए। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस बंद करना, दिमाग को शांत करना और अगले दिन के लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट करना। अगले दिन के 20% सबसे जरूरी काम आज रात ही तय हो जाने चाहिए। पर देखिए, एक बात है, शेड्यूल बनाना तो आसान है, 1-2 दिन तक नया शेड्यूल फॉलो करना और भी आसान लगता है। शुरू में बहुत जोश होता है, पर 2-4 दिन बाद इंसान वापस अपनी पुरानी आदतों में आ ही जाता है। इस रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ें? लंबे समय तक इस 80-20 रूल को एक आदत में बदलने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत काउंटर इंट्यूटिव बात कही गई है, 21/90 रूल। पर यह रूल क्या है और दिमाग इस पर कैसे रिएक्ट करता है? 21/90 रूल का सीधा सा अर्थ यह है कि किसी नई आदत को शुरू करने और दिमाग को उसके लिए कंडीशन करने में 21 दिन लगते हैं और उस आदत को एक परमानेंट लाइफस्टाइल बनाने में 90 दिन लग जाते हैं। मतलब 3 महीने लगभग। हाँ, इसके पीछे न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान काम करता है। दिमाग में न्यूरॉन्स मिलकर नए रास्ते यानी न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। शुरुआत में जब कोई नया काम किया जाता है तो ये रास्ते कच्चे होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, पर 21 दिन लगातार करने से ये रास्ते पक्के होने लगते हैं। और इसमें वो रिप्लेसमेंट वाली बात भी तो थी। हाँ, एक और मजेदार फैक्ट ये है कि बुरी आदतों को अचानक से एलिमिनेट करना दिमाग के लिए बेहद मुश्किल होता है। इसकी जगह उन्हें रिप्लेस करना ज्यादा आसान है। जैसे अगर स्ट्रेस के वक्त जंक फूड खाने की आदत है तो दिमाग को उस डोपामीन की जरूरत तो पड़ेगी ही। उस वक्त अगर जंक फूड को नट्स या फ्रूट से रिप्लेस कर दिया जाए तो आदत का लूप वही रहता है, पर नतीजा बदल जाता है। ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम इंसानों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि जो चीज नहीं आती उस पे मेहनत करो, अपनी कमजोरियों को ठीक करो। लेकिन अपनी कमजोरियों को ठीक करने में वक्त बिताना बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी के उलट तैरना। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इंसान थक जाता है और आगे थोड़ा सा ही बढ़ पाता है। जबकि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पर काम करना नदी के बहाव के साथ तैरने जैसा है। कम मेहनत पर रफ्तार दुगुनी। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो यही 80-20 रूल का सबसे बड़ा राज है। सोर्स मटेरियल में स्टीव जॉब्स और ओपरा विनफ्री के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया था? देखिए, स्टीव जॉब्स कभी एक टॉप लेवल इंजीनियर या कोडर नहीं थे। अगर वो अपनी जिंदगी कोडिंग सीखने में लगा देते तो शायद कभी एप्पल बनता ही नहीं। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत डिजाइन, विजन और यूजर एक्सपीरियंस पर अपना पूरा ध्यान लगाया। सही बात है, उनका विजन ही उनकी स्ट्रेंथ थी। और ओपरा विनफ्री ने भी यही किया। उन्होंने अपनी एम्पैथी और लोगों से नेचुरली जुड़ने की कम्युनिकेशन स्किल्स को लेवरेज किया। उन्होंने वो सारे काम दूसरों को दे दिए जो उनकी स्ट्रेंथ नहीं थे। तो इस पूरी अप्रोच को एक स्ट्रक्चर देने के लिए क्यों ना एक वीकली चेकलिस्ट तैयार की जाए। एक ऐसी चेकलिस्ट जो ट्रैक करे कि हम सच में उन वाइटल फ्यू पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। ये बहुत ही जरूरी कदम है। एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए जिसे हर संडे शाम को आराम से एनालाइज किया जा सके। पहला मुद्दा इस लिस्ट में ये होना चाहिए कि क्या इस हफ्ते का ज्यादातर वक्त उन कामों पर बिताया गया जो कोर स्ट्रेंथ से जुड़े थे,
यानी वो काम जो नेचुरली करने आते हैं और जिसमें आसानी से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, और इस चेकलिस्ट में दूसरा पॉइंट डेलीगेशन का होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या उन कामों को किसी और को सौंपा गया जो कमजोरियों वाले हिस्से में आते हैं? जैसे अगर नंबर्स और हिसाब किताब में दिमाग नहीं चलता तो बुककीपिंग जैसा वक्त खराब करने वाला काम किसी और से करवाया गया या नहीं? बिल्कुल सही, अपना वक्त वहां बचाना जरूरी है। तीसरा पॉइंट आदत की ट्रैकिंग से जुड़ा होना चाहिए। क्या 21/90 रूल के हिसाब से किसी एक नई आदत को, जैसे सुबह उठकर 15 मिनट पढ़ना या मेडिटेशन करना, इस हफ्ते कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया? और ध्यान रहे, एक वक्त पर सिर्फ एक ही नई आदत पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, वरना दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। और चौथा और आखिरी सवाल बहुत क्रिटिकल है। क्या इस हफ्ते उन 80% लो वैल्यू आदतों को छोड़ने या उन्हें रिप्लेस करने में कामयाबी मिली जो बिना वजह वक्त खा रही थी? अगर हर हफ्ते इस चेकलिस्ट के जरिए खुद का असेसमेंट किया जाए तो प्रोडक्टिविटी और लॉन्ग टर्म गोल्स के ट्रैक से उतरना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अग्री करती हूँ, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि शेड्यूल और चेकलिस्ट अपने आप में पूरी कहानी नहीं है। माहौल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। माहौल यानी आसपास का एनवायरनमेंट? सही पकड़ा। चाहे मेंटल स्केड्यूल कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर आसपास का एनवायरनमेंट और लोग पीछे खींच रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। इसलिए एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप्स को 80-20 रूल का हिडन एलिमेंट कहा जाता है। ये हिडन एलिमेंट थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। पहले फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। अगर डेस्क पर बहुत बिखरा हुआ क्लटर है तो वो दिमाग पर अनजाने में कॉग्निटिव लोड डालता है। डेस्क को साफ रखना या एक इंस्पिरेशन कॉर्नर बनाना जहां अच्छे कोट्स हों, ये छोटा सा स्टेप फोकस बढ़ाता है। और डिजिटल क्लटर का क्या? डिजिटल दुनिया में उस ईमेल इनबॉक्स को साफ करना और उन सारी बेकार की प्रमोशनल ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करना जो दिन भर बस पिंग करती रहती हैं, ये एक छोटा सा 20% एफर्ट है जो आगे चलकर 80% मेंटल पीस देता है। सही बात है, वो पिंग की आवाज ही फोकस तोड़ने के लिए काफी है। और इंसानों की बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। सोर्स मटेरियल में सारा की कहानी इस बात को बेहद खूबसूरती से समझाती है। सारा के 10 दोस्त थे जिनके साथ वो लगातार उठती बैठती थी, पर जब उसने गहराई से देखा तो पता चला कि उन 10 में से सिर्फ 3 दोस्त, जेस, मिया और एलेक्स ही थे जो उसे सच में सपोर्ट करते थे, उसकी कामयाबी पर खुश होते थे और नेगेटिविटी से दूर रखते थे। बाकी के दोस्त क्या करते थे फिर? बाकी दोस्त बस गॉसिप करने या वक्त बर्बाद करने में लगे रहते थे। तो सारा ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपना वक्त गॉसिप करने वाले लोगों से हटा लिया और उन 3 वाइटल फ्यू दोस्तों के साथ महीने में एक बुक क्लब शुरू किया और वीकेंड रिट्रीट्स पर जाना शुरू किया। रिलेशनशिप्स में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का ये शिफ्ट उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। कमाल की बात है। ऐसे मेंटर्स और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स होना जरूरी है जो सच में आगे बढ़ने में मदद करें। और इसी बात पर मुझे लगता है कि अगर ये गहरा विश्लेषण सच में दिमाग के ताले खोल रहा है तो हर किसी को ऐसी ही शानदार और लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स के लिए द बुक पल्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के लिए जरूर सोचें, क्योंकि ऐसे क्वालिटी चैनल्स और कंटेंट हमारी जिंदगी का वो 20% हिस्सा बन सकते हैं जो 80% रियल वैल्यू और नॉलेज देते हैं। सही कहा, बिल्कुल। अगर सोशल सर्कल के उस 80-20 रूल को समझा जाए तो भीड़ इकट्ठी करने से वाकई कोई फायदा नहीं। वो गिने चुने लोग जो मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं और जिनसे नई बातें सीखने को मिलती हैं, वही जिंदगी में 80% खुशी और सुकून लाते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो ये साफ है कि 80-20 रूल सिर्फ ऑफिस के टास्क, ईमेल्स या बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। ये एक कंप्लीटली बैलेंस्ड लाइफ जीने का नुस्खा है। बिल्कुल। और सोर्स मटेरियल के आखिर में पॉल का जो उदाहरण है ना, वो इस बात पर बिल्कुल मोहर लगाता है। पॉल की स्टोरी क्या थी? पॉल को पेंटिंग करना बेहद पसंद था, पर काम की भागदौड़ की वजह से उसे कभी वक्त ही नहीं मिलता था। जब उसने अपनी 80% बेकार रूटीन को हटाया तो उसने रोज शाम को 1 घंटा अपनी आर्ट को देना शुरू किया। उस 1 घंटे ने उसके दिमाग को इतना शांत किया और उसकी पूरी जिंदगी में एक नया संतुलन ला दिया। सही है। असली सफलता कॉन्स्टेंटली भागते रहने में या उस टॉक्सिक हसल कल्चर में अंधे होकर दौड़ने में बिल्कुल नहीं है। असली सफलता तो अपनी हेल्थ,
पर्सनल ग्रोथ और खुशी के बीच एक हार्मनी बनाने में है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, अगर आज वक्त की कमी एक सबसे आम शिकायत है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी के पास दिन में सब कुछ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे होते तो वो क्या करता? किसे कॉल किया जाता, कौन सा प्रोजेक्ट पूरा किया जाता और कौन सी मीटिंग तुरंत कैंसिल कर दी जाती? ये 2 घंटे वाली बात तो दिमाग घुमा देने वाली है। हाँ, इसे कंस्ट्रेंट बेस्ड थिंकिंग कहते हैं, यानी वक्त की लिमिट तय करने का कॉन्सेप्ट। ये खुद ब खुद 80-20 रूल को लाइफ में अप्लाई करवा देता है। जब समय कम होता है तब दिमाग अपने आप फिल्टर लगा लेता है कि जरूरी पत्थर क्या है और बेकार की रेत क्या है। इस बारे में शांति से बैठकर एक बार विचार जरूर होना चाहिए। ये 2 घंटे वाली लिमिट सच में पूरा नजरिया बदल सकती है। उम्मीद है इस गहरे विश्लेषण से और इन टाइम टेस्टेड टेक्निक से जिंदगी की इस तेज भागदौड़ में एक ठहराव और नया संतुलन जरूर आएगा। जिंदगी के उस जार में रेत भरने से पहले अपने उन बड़े पत्थरों को पहचानने का अब वक्त आ गया है। चलिए मिलते हैं अगले गहरे विश्लेषण में। तब तक के लिए अपने वाइटल फ्यू पर ध्यान बनाए रखें।